कॉन्स्टिट्यूशन आके बनता है 49 में, तो जनवरी 1948 से जुलाई 1949 ये 1.5 साल जो बैन था, इट ऑलमोस्ट ब्रोक द बैक ऑफ आरएसएस। ऑलमोस्ट लगा था सबको कि अब तो आरएसएस खत्म हो जाएगा। संघ इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1925 से फॉर्म होने के बाद काफ़ी बड़ा एलिगेशन आता है कि आरएसएस ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। पटेल साहब ने ही 1948 में गोवालकर साहब को लेटर लिखा था। आरएसएस ने सर्विस की है लेकिन बदले में आग जलाकर मुसलमानों पे अटैक किया है। सरदार पटेल वाज अ पक्का पॉलिटिशियन। पंडित जी का था कि ही वाज कंप्लीटली इंटॉलरेंट टुवर्ड्स आरएसएस के मुझे दिखना ही नहीं, इनका नाम शक्ल कुछ नहीं दिखना चाहिए। सरदार पटेल का था कि जो मैन पावर है, वो वॉलंटियर्स का जो नेटवर्क बना लिया है आरएसएस, उनको किसी भी तरह प्रेशर करके कैरोटन स्टिक अप्रोच से कांग्रेस के अंदर ले आई। उससे कांग्रेस ताकतवर बनेगा। अच्छा, जिन्ना एंड मुस्लिम लीग दे गेव द कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 जो तांडव हुआ कोलकाता में, उसका डायरेक्ट रीजन क्या था? पंडित नेहरू का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। नोआखाली में जो तांडव हुआ, उसके बाद बिहार में जो हुआ, उसके लिए जिम्मेदार हम पंडित जी को ठहराए। फिर पार्टीशन वाज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ टू पंडित्स, पंडित नेहरू एंड पंडित माउंटबेटन, जिनकी जान गई, जिनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, सब कुछ खोना पड़ा, जानवरों की तरह ट्रीट किया गया। ये सिर्फ एक जब हमारे पास नेहरू जी के कुछ ये जो गलत शेड्स हैं, गलत काम हैं, ये जब चीज़ें हैं हमारे पास में, विद फैक्ट्स, विद टाइम स्टैम्प्स, विद टाइम लाइन्स, गांधी जी के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें दिख रहा है कि ही वॉज क्वाइट बायस्ड अबाउट मुस्लिम एंड हिंदू पॉलिटिक्स। तो ये हम बोलते क्यों नहीं है? बिकॉज नैरेटिव आजादी के बाद से किसने सेट किया है? पूरा एकेडमिक सेटअप, स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट सब कांग्रेस के हाथ में है। अभी तो आप गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। गांधी जी को स्टेट स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है। आप कुछ भी क्रिटिकल अगर बोल दोगे, द स्टेट हैज द पावर टू थ्रो हिम इन जेल। किसी दिन 11वां अवतार बना देंगे तो 10 अवतार से 11वां अवतार बन जाएंगे। गांधी वॉज अ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। जैसे एक बार एक अर्थक्वेक हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तो गांधी जी ने बोला कि इट इज गॉड्स पनिशमेंट, कि हमारा पाप इतना बढ़ गया है धरती पे, तो भगवान ने हमें इसके लिए सजा दिया है। Now, he meant it with all seriousness. It was not a joke. मेरा प्रॉब्लम है कि जहां सोच ऐसी हो सकती है, there is clearly a problem. हमें अगर किसी को भगवान बनाना है फॉर पॉलिटिक्स और फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स, बीजेपी को भी गांधी जी चाहिए, कांग्रेस को भी गांधी जी सब कुछ चाहिए। क्योंकि जो ये 70-80 साल से जो नैरेटिव बना के जो इमेज क्रिएट किया गया है, उस इमेज की बेनिफिट दोनों को चाहिए। वो इमेज की बेनिफिट तब तक मिलेगा जब तक आप डॉक्यूमेंट बेस्ड हिस्ट्री को सामने नहीं आने दोगे। जब भी संविधान की बात आती है तो हम ये क्यों कहते हैं कि बाबा राव अम्बेडकर साहब का संविधान, हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि एक पूरी बॉडी थी? हाँ, तो ये तो पॉलिटिकल जुमला है ना। तो अब पता नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, इसके बाद रिएक्शन क्या होगा। सर, आपने एक और चीज़ मेंशन करी है अपनी बुक में कि आरएसएस ने कभी अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं किया प्रॉपर्ली अंटिल 1950 तक, तो कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था। ठीक है ना? तो इसे कल्चरल प्रायोरिटी के नाम पे, जो अभी आप बोल रहे थे, उसी के नाम पे चलाते रहे। तो आरएसएस क्या वैल्यूज़ के थ्रू जीना चाह रही थी या क्या करना चाह रही थी? कि एक अकाउंटेबिलिटी नहीं रखनी थी, कि किसी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी ना रहे, ऐसा कुछ था? नहीं, अकाउंटेबिलिटी कब आता है? अकाउंटेबिलिटी तब आता है व्हेन यू आर इन पब्लिक लाइफ, कि आप रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हो लोगों की, यू आर ऑक्यूपाइंग ऑफिस। आरएसएस तो उस पॉलिटिक्स में था नहीं, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी? आरएसएस एक संगठन है। संगठन में वॉलंटरीली, स्वयं सेवक संघ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको अच्छा लगता है वो जाते हैं। उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है व्हिच आर वेरी लूजली डायरेक्टेड, बट डिसिप्लिन इज वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन आके बनता है 49 में। वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसके बाद आरएसएस के ऊपर जो बैन था, गांधी जी के असैसिनेशन के बाद जो बैन लगा था, वो जुलाई 1949 में उसको हटाया जाता है। तो जनवरी 1948 से जुलाई 1949 ये 1.5 साल जो बैन था, इट ऑलमोस्ट ब्रोक द बैक ऑफ आरएसएस। मतलब ऑलमोस्ट लगा था सबको कि अब तो आरएसएस खत्म हो जाएगा। पीपल वर होपफुल, मतलब जो एंटी आरएसएस कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट में जो वो थे, नेहरू जी के जैसे, पंडित जी के जैसे बाकी लोग जो थे। बट
कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के सिंपैथाइजर्स बहुत थे, अच्छा। बहुत सारे थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि आरएसएस एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। आरएसएस का उस टाइम पे पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने की कोई इच्छा नहीं थी, कोई एम्बिशन नहीं था, कोई प्लान नहीं था। और ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, भारतीय जनसंघ बनाने का जब एक इनिशिएटिव शुरू हुआ, गोलवलकर जी ने अपने आप को उससे पूरा प्रोसेस से अलग कर दिया है। एंड ही वाज वेरी क्लियर कि पॉलिटिक्स में संघ का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। एंड इट वाज अ कंटिन्यूएशन। वो हेडगेवार जी का भी वही था कि आपको फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेना है, यू गो एज एन इंडिविजुअल। संघ इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव है, संघ का वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, दोनों का अलग ऑब्जेक्टिव है, विच इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एंड नेचुरल। जैसे आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन, ब्राह्मण समाज एक ऑर्गेनाइजेशन, इनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। आप इनको देख के नहीं बोल सकते कि ये तो फ्रीडम फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया। आई मीन ये सरासर गलत चीज है, गलत एक्यूजेशन है। पर सीपीआई भी तो बनी थी सर 1925 में। सीपीआई वाज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो दे डॉक्यूमेंटेड देमसेल्फ। पर सीपीआई बैन था तो इसलिए दे यूज्ड कांग्रेस एज द प्लेटफॉर्म। तो सारे कम्युनिस्ट जो थे वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म। कांग्रेस तो उस टाइम पे बिफोर इंडिपेंडेंस तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं था ना, तो सारे लोग वहीं पे थे। हिंदू महासभा के लीडर्स भी, मदन मोहन मालवीय जी भी तो कांग्रेस के ही प्रेसिडेंट थे। तो कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म। सर एक और बड़ा वो आता है 1925 से फॉर्म होने के बाद काफ़ी बड़ा एलिगेशन आता है कि आरएसएस ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, तो इसीलिए ये किताब मैंने लिखा है कि मुझे ना आरएसएस को डिफेंड कराना है, ना मुझे उनकी जो आरएसएस के एंटी ओपोनेंट जो है उनकी बातों की खंडन करनी है। मैंने फैक्ट्स रख दिया है, जो चाहे पढ़ ले। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार पंडित नेहरू से 7 महीने बड़े थे उम्र में। अच्छा। तो लगभग सेम उम्र के, हम उम्र है। तो 1904 में मिलते हैं ये डॉक्टर मुंजे से। डॉक्टर मुंजे तब इमर्जिंग लीडर महाराष्ट्र सेंट्रल प्रोविंस वेस्टर्न इंडिया में, तिलकाइट लीडर, लोकमान्य तिलक के बहुत बड़े एसोसिएट है, फॉलोअर है। तो उनके साथ पूरे घुस जाते हैं, सीखते हैं, उनके अखाड़ाज में जाते हैं, सीखते हैं कैसे बॉम्ब बनाते हैं। स्कूल से निकाल दिए जाते हैं डॉक्टर हेडगेवार वंदे मातरम शाउट करने के लिए, चैंट करने के लिए। फिर बॉम्ब बनाते हैं, पुलिस स्टेशन पे बॉम्ब फेंकते हैं। विजयदशमी में स्पीच देने के कारण अरेस्ट हो जाते हैं। जो बोलते हैं कि हिस्सा नहीं लिया फ्रीडम स्ट्रगल में। आप मुझे बताइए, स्कूल लाइफ में या पंडित जी या महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? कोई एक्टिविटी दिखा दे एंटी ब्रिटिश। स्कूल लाइफ में स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं था ना। बाद में फिर जेल गए, सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जेल गए, 1921 में 30 में दोनों टाइम जेल गए। आरएसएस वाज नॉट पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, बट ही हिमसेल्फ वेंट, अदर्स वेंट। जब हैदराबाद की इंटीग्रेशन की बात हो रहा था तो आरएसएस डिड नॉट पार्टिसिपेट, बट आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे वो सारे गए इंडिविजुअल लेवल पे। तो फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा नहीं लिया, ऐसा बोलना है जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ले लीजिए आप, पुराना, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा नहीं लिया। तो इसके लिए क्या आप इनको मतलब बाहर कर देंगे? कितने डॉक्टर्स जो आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स थे, उन्होंने हिस्सा लिया इंडिविजुअल बेसिस पे। तो जिसका काम ही नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लेना या उसके लिए काम करना, वो फॉर्म ही नहीं हुआ उसके बेसिस पे। हाँ, तो मतलब मैं इंसान हूं, मैं अपने, मेरे पास पंखे नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता पंछियों के जैसे, मैं, क्योंकि मैं बना ही नहीं हूं उसके लिए। तो अब मुझ पे एलिगेशन क्या लगा रहा है? द होल एलिगेशन, द एक्यूजेशन इटसेल्फ इज रिडिकुलस। क्योंकि जितने सारे लोग काम किए हैं, सीनियर लोग थे आरएसएस से जुड़े हुए जो थे, they were taking part in the freedom struggle in various capacity. तो पुलिस was keeping a watch on everybody of them. जब डॉक्टर हेडगेवार कोलकाता गए मेडिकल पढ़ने के लिए,
नेशनल मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे पुलिस वॉज कीपिंग अ फाइल ऑन हिम. डायरेक्टर ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस वॉज मेकिंग नोट्स व्हाट हेडगेयर इज डूइंग, हु इज मीटिंग एंड ऑल. क्यों करते? अगर कोई उसका पार्ट नहीं होते, फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं होते तो. अच्छा सर, आप नेताजी के लिए एक्सपर्ट हो बेसिकली, तो जो आप रिसर्च आपके इतने सालों की है वो नेताजी के ऊपर है. तो 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का पद छोड़ा उन्होंने, और वो नागपुर में हेडेगवार जी से मिलने गए, तो हेडेगवार जी ने बीमारी का बहाना बना के नहीं, वो मिलने से 39 में मिलने नहीं गए थे. हाँ, मिलना चाहते थे, चाहते किसी और को भेजे थे. तो उन्होंने बीमारी का बहाना बना के मना कर दिया था ये ऐसा. उनका वर्जन है. जो गए थे बालाजी हुड्डर, हाँ, उनका वर्जन है कि वो बीमारी का नाटक कर रहे थे. और हंसी मजाक कर रहे थे, उनका है कि वो हाँ, हंसी तो मजाक उनका वर्जन है ये कि जब मैं बता के आया वो मिलने से मना कर दिया. एंड फिर मैं समझा के नाटक कर रहे थे, इसलिए कि जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया पीछे लोग हंसने लगे, तो हंसी मजाक करने लगे. तो उससे इनको लगा, इम्प्रेशन हुआ कि वो बहाना बना रहे थे और ही डिडंट वांट टू मीट नेताजी एट दैट टाइम. अब इसका आप थोड़ा इसको अगर डाइसेक्ट करेंगे, हमारा जो अप्रोच होता है हर चीज़ में, क्योंकि मैंने बोला कि मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, आई एम अ सीकर एंड इन्वेस्टिगेटर, इंक्विजिटिव पर्सन. तो इसको आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा. इन्वेस्टिगेट नहीं, मैंने इसको डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की. ओके. बालाजी हुड्डर तब तक आइडियोलॉजिकली दूर हट गए थे आपके आरएसएस से, लेफ्ट आइडियोलॉजी में चले गए थे, कन्वर्ट हो गए थे. और बाद में तो और भी होते गए. उन्होंने लिखा ये जब दैट वाज इन 1971, तब तक कभी लिखे नहीं इसके बारे में, तो 1971 में लिख रहे हैं. क्यों? टाइमिंग इज ऑल्सो क्वेश्चन. व्हाई डिड यू हैव टू राइट इट इन 1971? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में पब्लिश किए 70 या 71 में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट 70 या 71 उस टाइम पे, जब भी जैसे भी हो. द थिंग इज, बाकी जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर हेडगेवर के बायोग्राफीज है, वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि डॉक्टर हेडगेवर मिलने गए थे खुद सुभाष चंद्र बोस से व्हेन ही वेंट टू कोलकाता. कांग्रेस का एनुअल सेशन कोलकाता में हुआ था. सुभाष चंद्र बोस तब वापस आए हैं मंडला जेल से, बर्मा से, और आते ही हैज़ बिकम अ नेशनल फिगर, यूथ लीडर. उस टाइम पे देश के दो यूथ लीडर जो सबसे प्रोमिनेंट थे, सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू. तो सुभाष बोस से वो मिलने गए थे. सुभाष बोस उस टाइम पे कोलकाता कॉरपोरेशन का मेयर भी है. तो बात करते हैं, ही हेडगेवर प्रपोजेस कि आप संघ के साथ अपना फोर्सेस ज्वाइन करो. तो सुभाष बोस अपरेंटली, अकॉर्डिंग टू दीज बायोग्राफीज, टोल्ड हिम के आई अप्रिशिएट द वर्क दैट यू आर डूइंग, बट फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरा जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाएगा, मैं दूसरे किसी डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं कर सकता अभी इसी वक्त. तो आप अपना काम करिए, विच इज़ गुड, यू आर डूइंग गुड वर्क, बट मेरा फील्ड अलग है. तो वो क्लियर था. बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था वेयर हेडगेवर वुड नॉट बी एग्रीएबल टू मीट सुभाष बोस. तो ऐसा झगड़ा कुछ हुआ नहीं था. और जबकि 39 के जिस टाइम की बात है, ये अगस्त की शायद बात है, व्हेन ही वाज वेरी इल, डॉक्टर हेडगेवर, और सुभाष बोस भेजते हैं बालाजी हुड्डर को बताने के लिए, पता करने के लिए कि मीटिंग हो सकता है या नहीं. उस टाइम पे सुभाष बोस वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ नेशनल प्लेटफॉर्म एज एन ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस. तो एक तरफ तो कांग्रेसी जो है वो बोलते हैं हेडगेवर वाज एंटी कांग्रेस. अगर एंटी कांग्रेस होते तो इट मेक्स ऑल द सेंस कि वो सुभाष बोस को मिल लेते हेडगेवर जी. तो आप तो पहले मन बना लो कि आप हेडगेवर को एंटी कांग्रेस बोलोगे या एंटी सुभाष बोस बोलोगे, कि दोनों तरफ ही नहीं हूँ तो क्या कर रहे हैं. नेताजी की भी तो आइडियोलॉजी हो सकती है ना, कि वो एंटी सेकुलर उनसे ना मिले, वो सेकुलर उसमें बिलीव रख रहे थे, सेकुलर नेशनलिज्म में बिलीव रख रहे थे. नहीं, वो तो था उनका. सेक्युलरिज्म इज नॉट द सेम सेक्युलरिज्म विच इज पेडल्ड नाउ. वो कांग्रेसी सेक्युलरिज्म नहीं था. अगर होता तो 1940 के फरवरी मार्च में जो कोलकाता कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, सुभाष चंद्र बोस का फर्स्ट अलायंस वाज विद द हिंदू महासभा. तो अगर हमारे जैसे ये आज के ज़माने के जैसे जो सेक्युलर होते हैं, अगर वो होते तो हिंदू महासभा के साथ अलायंस करते क्यों? बिल्कुल नहीं होता. हिंदू महासभा के साथ जब अलायंस टूट गया तो उन्होंने अलायंस बनाया मुस्लिम लीग के साथ, क्योंकि उनके लिए सबसे ऊपर था देश, नेशन. और
वो नेशनल कॉज के लिए उनका जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, वो ये था अप्रोच, उनका पॉलिटिकल अप्रोच उस टाइम पे उनका था कि चाहे कोई हिंदू संगठन हो चाहे कोई मुस्लिम संगठन हो, इन संगठनों में जो रेडिकलाइजेशन का जो ट्रेंड दिख रहा है उसको खत्म करना है, और जो रेडिकल बनने की कोशिश कर रही है, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, इनको धीरे धीरे आप मेन स्ट्रीम में ले आइए। आप मेन स्ट्रीम में लाके नेशनलिस्ट एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो आप उनके साथ जो बंदा अपने साथ हमेशा गीता लेके घूम रहा है, जप माला लेके घूम रहा है, हमारे जमाने का, आज के टाइम का सेक्युलरवादी नहीं थे वो। हिज सेक्युलरिज्म वाज समथिंग डिफरेंट। तो एक बड़ा सेंसिटिव सवाल है, थोड़ा सा सेंसिटिव है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। नाथूराम गोडसे वॉज टर्म्ड एज आरएसएस मेंबर, हाँ, ही वॉज और नॉट? आरएसएस तो कहता है कि नहीं था वो। कभी जमाने में थे, छोड़ दिया, ठीक है ना। अब जैसे है कि जो नक्सली है आज के दिन में, नक्सली आपके माओवादी जो है, कभी जमाने में तो सीपीआई में होता था। क्या आप सीपीआई को नक्सली बोलोगे? आए तो वहीं से है, अटैक वही लग जाता है। तो वही तो ब्रेक होके आए हैं ना, छोड़ के आए हैं ना, क्योंकि नहीं मिलता था आइडियोलॉजी, लगता था मॉडरेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में घुस गए, इलेक्शन रूप में घुस गए, रेवोल्यूशन के पाथ में नहीं है, तो लोग मारने लगे। ये पावर लाइज इन द बैरल ऑफ द गन, चलाओ बंदूक, चलाओ गोली, मारो लोगों को। ये लोग सारे तो सीपीआई सीपीआईएम से होके आए हैं। तो अगर नथुराम गोडसे का दाग अगर आपको आरएसएस के ऊपर लगाना है, तो जितने सारे माओवादी आज लोगों को मार रहे हैं, माइंस बिछा रहे हैं, आप फिर रिस्पॉन्सिबल ठहराओ सीपीआई और सीपीआईएम को। पर फॉलो द सेम प्रिंसिपल। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि सर गोपाल जी जो इनके भाई थे नाथूराम गोडसे के, उन्होंने फ्रंट लाइन मैगजीन को 1994 में हाँ, एक इंटरव्यू दिया, हाँ, और उसमें बोला कि हमारे तो सारे के सारे भाई आरएसएस में थे। हाँ, तो आरएसएस में थे, तो आरएसएस ने तो कभी मना नहीं किया। आरएसएस ने बोला ही वाज अ मेंबर ऑफ आरएसएस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट ही फेल्ट दैट आरएसएस वाज टू मॉडरेट फॉर हिम, एंड देन ही चोज हिज ओन पाथ, ओके। exactly like a Naxalite, who felt that CPI and CPIM had become parties in the constitutional way, and they had forgotten the path of revolution. तो आप फिर पकड़ो इनको कि जितने सारे मौत हुए हैं बिकॉज ऑफ माओइस्ट्स एंड नक्सलाइट्स, तो सीपीआई को तो ना पकड़। सीपीआई और सीपीआईएम शुड टेक अकाउंटेबिलिटी। और सबसे बड़ी बात यह है, जब इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेट कर, जैसे ही महात्मा गांधी जी का हत्या हुई, हिंदू महासभा और आरएसएस के लीडर्स वर द फर्स्ट वंस टू बी अरेस्टेड इमीडिएटली। इंटेलिजेंस पूरे देश में अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। वहां तब उस टाइम पे इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस किसको रिपोर्ट करते थे? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल ने चिट्ठी में, लिखित में पंडित नेहरू को बता दिया कि इसके साथ आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। तो अब कांग्रेसी होम मिनिस्टर जब बता रहे हैं कि आरएसएस का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, एंड ही इज, सरदार पटेल वाज ब्लेमिंग हिंदू महासभा, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ हिंदू महासभा, नॉट एवरीबडी, अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ हिंदू महासभा। तो आप उसको कौन ज़्यादा जानते हैं? उस टाइम पे सरदार पटेल ज़्यादा जानते थे या आज के जेएनयू के प्रोफेसर ज़्यादा जानते हैं? सर उसको भी टर्म करते हैं कि आरएसएस जो थी सरदार पटेल को अपना मानती थी, और कहती थी कि पटेल साहब ने 1947 में आरएसएस की तारीफ़ करी थी काम वाम की, कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, आप हिंदुओं को यूनाइट कर रहे हो। और लेकिन पटेल साहब ने ही 1948 में गोवालकर साहब को लेटर लिखा था कि आरएसएस ने सर्विस की है लेकिन बदले में आग जलाकर मुसलमानों पे अटैक किया है, मतलब एक तरीके से आग लगाकर एक तरफ सर्विस भी करी है हिंदू सोसाइटी की, लेकिन एक तरफ आप उसमें वो भी फैला रहे हो। ये एक लेटर लिखा था ऐसा? नहीं, बिल्कुल लिखा था। आरएसएस सरदार पटेल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसको डिफेंड करने का जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता सकता हूँ। फैक्ट ये है कि सरदार पटेल वाज अ पक्का पॉलिटिशियन एंड अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। इंडीड ही वाज। ठीक है ना।
एकदम टोटल मैकियावेलियन पॉलिटिशियन थे। तो जैसे पंडित जी का था कि ही वॉज कंप्लीटली इंटॉलरेंट टुवर्ड्स आरएसएस के, मुझे दिखना ही नहीं, इनका नाम शक्ल कुछ नहीं दिखना चाहिए। सरदार पटेल का था कि प्रेशराइज करके जो मैन पावर है, जो वॉलंटरी नेटवर्क है, वॉलंटियर्स का जो नेटवर्क बना लिया है आरएसएस बाय दैट टाइम वाज अ वेरी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द कंट्री। उनको किसी भी तरह प्रेशर करके कैरेट एंड स्टिक जो बोलते हैं, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच से कांग्रेस के अंदर ले आइए, उससे कांग्रेस ताकतवर बनेगा। तो बार बार सरदार पटेल ने जब भी तारीफ भी की है आरएसएस की और क्रिटिसाइज भी किया है, उन्होंने उसके साथ ही ये जोड़ दिया है कि आप इस रास्ते को छोड़ के कांग्रेस के अंदर आ जाओ। अच्छा, बार बार बोला है, एक बार नहीं, बार बार बोला है। तो उनको चाहिए था कि संघ कांग्रेस में ज्वाइन कर ले, तो कांग्रेस इतना ताकतवर बन जाएगा और आपका जो ऑपोजिशन खड़ा हो गया है भारतीय जनसंघ के रूप में, वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो तो आरएसएस का जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, दैट वाज द फल्क्रम ऑन द बेसिस ऑफ विच द हिंदुत्व ओपोनेंट ऑपोजिशन वाज ग्रोइंग अप। उसी को अगर आप खत्म कर दोगे, सम ऑफ देम सेज कि ये एक आइडियोलॉजी थी हिंदूज को एक करने की या मुसलमानों को अलग थलग करने की, इसकी वजह से भी गांधी को जो है, जो गांधी एलिमिनेट हुए थे, वो एलिमिनेशन इसका एक रिपरकशन था। ये जो सरदार पटेल का जो एक्विजिशन था, दैट यू हैव क्रिएटेड एन एटमोस्फियर ऑफ हेट इन द कंट्री। तो आपने कुछ डायरेक्टली किया नहीं है, पर आपने ऐसे एटमोस्फियर बना दिया, उसके चलते गांधी जी को हत्या किया गया। ये उनका एक्विजिशन था। नाउ दिस इज नॉट अ लीगल एक्विजिशन, दिस इज नॉट अ लीगल पर्सनल ओपिनियन, इट्स अ पॉलिटिकल आर्गुमेंट। अब मैं आपको इसके काउंटर पार्ट में एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक। जब ट्रांसफर ऑफ पावर की बात चल रहा है, यूके से कैबिनेट मिशन आया हुआ है, सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड डिस्कशंस खत्म होने के बाद एक प्लान बना दिया, ठीक है ना। अब वो प्लान 3 ग्रुप में बांट दिया भारत के प्रोविंसेस को, और कौन से ग्रुप में कौन प्रोविंस रहेंगे वो भी तय हो गया। ठीक। कांग्रेस ने उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जिन्ना ने मान लिया, मुस्लिम लीग ने भी मान लिया। इस सिचुएशन में वी आर इन अ पोजिशन जब मुस्लिम लीग हैज एक्चुअली एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया। उन्होंने अपना पाकिस्तान का वो छोड़ दिया है उस टाइम पे। अच्छा। एक्सेप्टेड द यूनाइटेड अनडिवाइडेड इंडिया, जो 3 हिस्सों में 3 ग्रुप्स में बटेंगे, 3 टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस। ये सब होने के बाद पंडित नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपने आप, विदाउट एनी ऑथराइजेशन फ्रॉम द एआईसीसी और एनी बॉडी ऑफ द कांग्रेस, ही अनाउंस्ड कि कौन से ग्रुप में कौन सा प्रोविंस जाएगा ये तो हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में चेंज कर देंगे, जिसका जहां मर्जी वहां जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये वहां जाएंगे वह। सो जिन्ना गॉट अनॉयड विद दैट, ही गॉट सो मैड, ही सेड कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ है, वी हैव एग्रीड, बोथ ऑफ अस हैव एग्रीड ऑन अ प्लान, and you are withdrawing from that agreement. And showing the power outside. And that is when Jinnah and Muslim League, दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है, they gave the call for direct action day. डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 जो तांडव हुआ कोलकाता में, इट वाज ऑन डायरेक्ट एक्शन डे। उसका डायरेक्ट रीजन क्या था? पंडित नेहरू का प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर सरदार पटेल का एक्विजिशन हम मानते हैं कि आपने कुछ किया तो नहीं है, पर आपने वो एनवायरनमेंट बना दिया था, एटमॉस्फेयर बना दिया था, तो कोलकाता का जो तांडव हुआ था, नोआखाली में जो तांडव हुआ, उसके बाद बिहार में जो हुआ, उसके लिए जिम्मेदार हम पंडित जी को ठहराएं फिर, क्योंकि किया तो प्रोसेस तो वहीं पे शुरू हुआ। तो व्हाई डोंट वी ब्लेम इट ऑन देम? बिकॉज नैरेटिव आज़ादी के बाद से किसने सेट किया है? दे हैव देयर, हाँ, उनके हाथ में ही था सब कुछ। पूरा एकेडमिक सेटअप, स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, सब कांग्रेस के हाथ में है। सर, गोवालकर साहब ने अपनी एक किताब में 1939 में नाजीज़ को प्रेज़ किया था। किताब थी वी और आवर नेशन हुड डिफाइंड।
इसने प्रेज किया था। तो नाजीज से इनका क्या लेना था? नाजीज अलग चीज़ होगी। हाँ बिल्कुल। देखो एक चीज़ है कि नाज़िज़्म और फैसिज्म इसके साथ इंडियन पॉलिटिक्स का लिंक जो है वो अलग अलग तरीके से होता रहा है इन डिफरेंट वेज। अब ये जो किताब की आप जिक्र कर रहे हो, बाद में ये पता चला था कि ये किताब गोलवलकर जी का लिखा हुआ नहीं था। ये ओह। ही translated it translated a Marathi work which was written by somebody else. ओके। बट ये हुआ था कि मतलब किसी को उस टाइम पे शायद पता नहीं था, या उन्होंने बताया नहीं था, या फिर कभी क्लेम कर दिया होगा कि उन्होंने लिखा है। बट लेटर ऑन ये संघ की पोजीशन है कि इट वाज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ मराठी वर्क व्हिच वाज नॉट रिटन बाय हिम। तो अब इसमें जाके वी कैन डेल्व इनटू इट कि वो उनके बाकी जो स्पीचेस है, बाकी जो राइटिंग्स है, क्या उसके साथ ये मैच करता है कि इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या हेट्रेड जो है, डज इट मैच? इट डजंट मैच विद दैट। तो लेटर ऑन वो 73 तक तो जिंदा थे, आरएसएस को संभालते रहे, आगे बढ़ा के ले गए। क्योंकि बैन के टाइम जो 1.5 साल था उसमें मैं, जैसे मैंने बोला कि इट ब्रोक द बैक ऑफ आरएसएस, ऑर्गेनाइजेशन को पूरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वहाँ से रीऑर्गेनाइज करके, रिवाइव करके आरएसएस को एक स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली एक संगठन फिर से दोबारा बनाना, ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो पर इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में कहीं हेट्रेड या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या एंटागोनिज्म टूवर्ड्स एनी कम्युनिटी, वो ऐसे कभी दिखता नहीं है मुझे। तो ठीक है, उस टाइम पे वो था, इट वाज अ टाइम when there was a churn of lot of ideas, lot of ideologies. तो नाजिज्म और फैसिज्म के आइडिया भी काफ़ी अट्रैक्टिव था बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए था। ओके। ऐसा एक इंसान थे जिन्होंने मुसोलिनी को पॉलिटिक्स में ले आया था, जो ले आए पॉलिटिक्स में एक वीकली स्टाइपेंड देकर कि पैसा देते थे, और वो जो करते थे, he became the Secretary of State, UK government, British government में. And that same person was also responsible for the new Constitution of India, the Government of India Act 1935, Sir Samuel Hoare. मैं आपको अगर एक ऐसा ब्रिटिश पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट दिखाऊं, आप यकीन नहीं करेंगे, अपने आंखों पे यकीन नहीं करेंगे कि इतना हाई प्रेज है मुसोलिनी के लिए, कि मुसोलिनी ने जो किया है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए, डोमिनेट सप्रेस करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और वो काम अगर मैं कर पाता तो मैं बहुत खुश होता। वो जनाब का नाम था विंस्टन चर्चिल। ओह। तो ऐसे बोलना बहुत, उंगली उठाना बहुत आसान है, हर जगह पे छिपा बैठा है। द पॉइंट चलिए इज, सर, उंगली नहीं उठाते हैं, लेट्स सपोज, लेकिन अगर ये ट्रांसलेशन था, एज यू से इट वाज अ ट्रांसलेशन, इट वाज नॉट अ बुक रिटन बाय दैट इज व्हाट द सन क्लेम्स नाउ। दैट इज व्हाट द सन क्लेम्स। तो ये 1963 तक आते आते 24 साल हो गए, तब तक ये इन्होंने इसको गलत क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस वक्त क्या डिस्कस हो रहा था, वी आर अ नेशन हु डिफाइंड, वाज इट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, डिबेट एट ऑल एट दैट टाइम? ये कब उभर के कब आया? व्हेन दिस बुक वाज रिजरेक्टेड बाय द opponents of the RSS when बीजेपी was coming to power, तब दिखाने के लिए कि ये बीजेपी के पीछे ये आरएसएस है, आरएसएस का बेसिस ये है। अब सवाल ये है मेरा, चलो मान लेते हैं कि उन्होंने लिखा था और वो नाज़ी थे, फैसिस्ट थे, जो एलिगेशन पंडित नेहरू का था, पंडित नेहरू ने लगा दिया था। ये पंडित नेहरू को कहाँ से आइडिया मिला? क्योंकि जिस तरह से संघ को स्ट्रक्चर किया जा रहा था, वो दैट एप्रीहेंशन वाज एक्सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश इंटेलिजेंस पीपल, द पुलिस ऑफिसर्स। तो वो उस टाइम के पुलिस रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है, 1939 1940s में ब्रिटिश पुलिस रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है कि ये आपके फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये स्ट्रक्चर किया जा रहा है। उनको लगता था कि कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर है, वो फैसिस्ट पार्टी हैड बिकम अ मॉडल, तो उसकी तरह हो रहा है। तो ठीक है, कर दिया।
अब सवाल ये है कि जो फैसिस्ट नाजी जो भी थे वो यूरोप में जो करना था कर रहे थे, इनह्यूमन जो भी एक्टिविटीज था यूरोप में कर रहे थे। हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर तो कुछ किया नहीं। उल्टा चर्चिल वाइल ही वॉज लीडिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके टाइम पे मिलियंस डाइड ड्यू टू द बंगाल फैमिन। तो ज्यूज को जो हिटलर ने मारा, जिसके बारे में पता चला बहुत बाद, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले तो किसी को पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। हाँ, टॉर्चर हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, परेशान कर रहा है, ये सब पता था। इतने स्केल में इतने लोगों को मारा है ये पता चला बहुत बाद। पर हमें तो देखने को मिल रहा था 43 से जब फेमिन शुरू हो रहा है, एंड चर्चिल के पॉलिसीज के कारण, चर्चिल्स हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदूज एंड इंडियंस, ये सब तो देखने को मिल रहा था फर्स्ट हैंड। उसमें तो कोई टाइम लैग नहीं था। तो हॉलोकॉस्ट हमें दुख पहुंचाता है, जस्टिफाइबली, नेचुरली दुख पहुंचाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ हॉरिबल थिंग फॉर एनी political leader or anybody to have done that. Unacceptable, horrible, terrible, माने कंडेम करने की कोई भाषा नहीं है उसको, समझ गए? ठीक है, एक्सेप्टेड। हमारे देश में, हमारे देशवासियों को जब 3, 4, 5 मिलियन लोगों को भूखा मारा जा रहा था, was it anything different from the Holocaust? उसी बंदे के साथ जब पंडित नेहरू जाके कॉमनवेल्थ के लिए जब घुस गए कॉमनवेल्थ में विदाउट टेकिंग द ओपिनियन ऑफ द कंट्री, उसके बाद जब चर्चिल के साथ हंसते हंसते इतना फ्रेंडशिप के साथ फ्रेंडली फोटोज खिंचवा के आए, तब उनको नहीं लगा ये कि ठीक है चलो अपने देश के अंदर अपने पॉलिटिक्स में अपने आरएसएस को बोल दिया है नाजी पार्टी, फैसिस्ट पार्टी, ठीक है मान लिया है, पर नाजी फैसिस्ट ने तो आपके देश के लोगों को तो नहीं मारा था, चर्चिल ने मारा था। आप उस चर्चिल के साथ एक टेबल पे बैठे कैसे? आप उस चर्चिल के साथ इतने दोस्ती कैसे बना लिए, इतना हंसी मजाक कैसे कर लिए? उसको देखने के बाद आपको याद नहीं आया कि इस बंदे ने मेरे देश के लोगों को मारा है, 5 मिलियन लोगों को मारा है, 4 मिलियन लोगों को मारा है? तब कहाँ जाता है ये सेंसिबिलिटी? लेकिन सर एक कॉन्ट्रडिक्शन फिर है। 1956 में आरएसएस की बायोग्राफी में लिखा गया है कि ये गोवालकर साहब की ओरिजिनल क्रिएशन थी। ये कंफ्यूजन बहुत सारे पॉइंट्स पे है, एंड इसीलिए मैं बोला कि मेनी शेड्स ऑफ सैफरन, मैंने दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स कि उस टाइम पे अगर मैं मान लेता हूं कि उन्होंने लिखा था, उस टाइम पे जो माहौल था, जो पार्टीशन हो रहा है, आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, पार्टीशन वाज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 पंडित्स, पंडित नेहरू एंड पंडित माउंटबेटन पंडित माउंटबेटन इन द पैलेस ऑफ वाइसरीगल पैलेस ऑफ एट शिमला। जहां पे ये नेगोशिएशंस चल रहा था, वहां पे तो एआईसीसी नहीं था, बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव था नहीं। तो ये जो डिस्कशंस और डिबेट्स हुए जिसके बेसिस पे पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसका नतीजा भुगतना पड़ा लाखों करोड़ों आम इंसानों को, जिनकी जान गई, जिनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, सब कुछ खोना पड़ा, जानवरों की तरह ट्रीट किया गया। और ये सिर्फ एक वक्त की बात नहीं थी, ये दशकों तक चलता रहा। हाँ, ये तो चला है, काफ़ी लंबा चला है। पंजाब की साइड में बात सेटल हो गई बहुत जल्दी, पर अगर आप ईस्ट में देखोगे, जब वो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश अभी है, वहाँ से जो भागना शुरू हुआ, जो एक्सोडस जिसको बोलते हैं, जो शुरू हुआ था 47 से, वो चलता रहा 1971 के बाद भी, जब बांग्लादेश बना उसके बाद भी। जो इम्पैक्ट हुआ उस डिसीजन का, उसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? तो आप अपने पॉलिटिकल एक नैरेटिव सेट करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, लिबरल डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए, यू कैन वीव अ नैरेटिव, और उसके ऊपर आप गांधी जी को बिठा दोगे, सत्य एवं अहिंसा का,
तो ये जो बहुत सुंदर सा एक फील गुड नैरेटिव बन जाता है, एक बबल बनाया जाता है विथ ह्यूज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 80 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इन 80 सालों में जितने जनरेशन्स बड़े हुए हैं, स्कूल में टेक्स्ट पढ़े हुए दे हैं नो द सेम थिंग। और गवर्नमेंट मीडिया से इंफॉर्मेशन मिला है इनको, दे हैव दिस टर्न्ड इनटू अ बिलीफ। ये इंफॉर्मेशन नहीं रहा, इट क्रिएटेड अ बिलीफ सिस्टम। तो आपके अंदर ये जो जहन में घुस गई बात कि हमारे तो आज़ादी आई सत्य और अहिंसा के पुजारी बापू की वजह से, बीन ग्रोन अप विद दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना एब्सोल्युटली। तो वो तो बिलीफ सिस्टम बन गया ना। तो आप एक पूरा डिस्टॉर्शन जो लाए हो, सबसे बड़ा, आप चाहे बीजेपी के सपोर्टर हो या ना हो, 2011-12 साल से जो चेंज आया है विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, कि ये जो 70-80 साल का जो नैरेटिव था, पीस बाय पीस इसको डिसमेंटल किया जा रहा है। एंड दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट इन द लास्ट 2 decades, एटलीस्ट 1.5 decade। ऐसे बहुत सारे नए इंटेलेक्चुअल्स आए हैं उभर के जो इसको क्रिटिकली एनालाइज करके नए इंफॉर्मेशन के साथ डिसमेंटलिंग इट। In that also, sir, nobody is talking about what went wrong with Gandhi's ideology, और या फिर जो नेहरू जी ने जो ये आप बता रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ कांड करे हैं। क्योंकि अभी तो आप गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। गांधी जी को स्टेट स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है। आप कुछ भी क्रिटिकल अगर बोल दोगे, द स्टेट हैज द पावर टू थ्रो हिम इन जेल। आपके घर पे पुलिस आ जाएंगे, आधे घंटे के अंदर आपको जेल में डाल देंगे। आप तो बोल नहीं सकते। वो तो जैसे हम मजाक में अपने आप में डिस्कस करते हैं कि शायद वो किसी दिन 11वां अवतार बना देंगे, तो 10वां अवतार से 11वां अवतार बन जाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है, ये पॉसिबल है। तो अगर आप तो क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते। अगर सर एक चेंज नैरेटिव नहीं आया होता, आई थिंक जो आप बोल रहे हैं द लास्ट 2 decades में, अभी तक तो शायद गॉड डिक्लेयर कर दिया होता। क्योंकि गांधी जी जरूरत है, रूलिंग पार्टी के लिए भी जरूरत है, ऑपोजिशन के लिए भी जरूरत है। अभी जो कॉन्टेस्ट जो हो रहा है कि गांधी भक्त कौन ज्यादा है, रूलिंग पार्टी है या ऑपोजिशन है। तो जब तक ये नया डिस्टॉर्शन आ गया है, एंड दैट हैज क्रिएटेड अ न्यू प्रॉब्लम फॉर अस, कि हम अगर बोलने जाएंगे साफ साफ, अगर फैक्ट स्टेट करने जाएंगे और वो अगर किसी को पसंद नहीं आया, मैं आज गुड़गांव में बैठ के कोई ट्वीट करूंगा या पोस्ट करूंगा फेसबुक में या कोई आर्टिकल लिखूंगा, तो वहाँ पे तिरुवनंतपुरम में किसी को पसंद नहीं आया, वो वहाँ पे FIR कर देगा और पुलिस उठा के मुझे ले जाएगी। तो व्हाट हैपेंड टू फ्री स्पीच, व्हाट हैपेंड टू ओपननेस टू आइडियाज? बट वेयर डज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच गोज जब कोई वही बंदा मोदी के अगेंस्ट बोल देता है? लेट्स सपोज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इट्स नॉट अबाउट BJP और कांग्रेस और एनीथिंग, इट्स अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. When you say about him, there is no punishment, nothing. This is about freedom of speech again. That is how it should be. I am a free speech advocate, and that is how it should be. But when you say about Gandhi, I should have the right to offend. मैं आपको किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ. Yes, yes, yes. ठीक है ना? मैं criticize कर रहा हूँ. Yeah. As a citizen of this country, I have the right to criticize whoever. हमारे हिंदू धर्म में स्वामी विवेकानंद का जो अटरेंसेस है अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ हिंदू रिलीजन, कोई अगर आज वो बात कहे, शायद उनको भी जेल में डाल देते। स्वामी विवेकानंद अगर आज जिंदा होते तो शायद वो जेल के अंदर होते। तो ये हमारा जो एक रिग्रेसिव मूवमेंट हो रहा है ना, ये ब्लास्फेमी लॉ की जो मेंटेलिटी है, आप इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्रिटिसाइज बंद कर दोगे तो इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज, प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज कैसे होगा? अगर आपको मेरा क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आ रहा है, आप मुझे काउंटर दो ना। हाँ, अगर मैं आपको बहुत गंदी गाली दे रहा हूं, पर्सनल लेवल पे उतर के बनता है, बट इफ आई एम क्रिटिसाइजिंग यू, हाउ कैन यू स्टॉप मी? जी, द सेम मैनर लाइक सती प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया या बाल विवाह हो गया, ये सब बंद करने के लिए जो मूवमेंट चलाने वाले हिंदू ही थे। बिल्कुल, अपने ही रिलीजन में हिंदू समाज का ये सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ है कि इट्स सेल्फ रिफॉर्मिंग। हिंदू समाज के रिफॉर्म के लिए बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। हम खुद खड़े होके अपने डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके, पॉइंट आउट करके उसको सुधारा है और आज भी करने को तैयार है।
नथिंग इज सैक्रोसैंक्ट और द लास्ट वर्ड. अगर कुछ गलत लगता है तो वी हैव द राइट टू क्वेश्चन इट. बट एट द सेम टाइम जब हमारे पास नेहरू जी के कुछ ये जो गलत शेड्स हैं, गलत काम हैं, ये जब चीज़ें हैं हमारे पास में, with facts, proven facts, with time stamps, with timelines, incident, real incidents. गांधी जी के भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें दिख रहा है कि he was quite biased about Muslim and Hindu politics. तो ये हम बोलते क्यों नहीं है? Why we are not नहीं, ये तो allowed? बोलते हैं बहुत बहुत. अभी तो बहुत खुलासा हुई है. चलो पंडित जी को तो खुली छूट मिली हुई है पंडित जी को क्रिटिसाइज करने की. इवन बहुत लोग ऐसे भी है कि अब्यूज़ करते रहते हैं. जिस तरह से नहीं करना चाहिए उस तरह से भी करते हैं. तो वो तो उस पर कोई पाबंदी मैंने देखा नहीं है. पर मजाल है किसी का कि गांधी जी के अगेंस्ट He कोई is on शब्द कह दे. currency. मजाल है किसी का बाबा साहेब अम्बेडकर को क्रिटिसाइज कर दे. या तो आपके घर में मॉब आ जाएंगे या फिर आपके घर में पुलिस आ जाएगी. तो हमारा जो ये एक ओपननेस है हमारे समाज में, उसको खत्म नहीं होने दे सकते. वी शुड रिटेन द right to criticize. And so that was the basics of our constitution, which was actually somewhere drafted by भीमराव अंबेडकर साहब also. उन्होंने भी यही लिखा था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बट वो अब खत्म है, वो उन्हीं के आइडियोलॉजी खत्म बाबा साहेब अम्बेडकर was the chairperson of the drafting committee. ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्ट करने के पीछे जिस आदमी का सबसे बड़ा हाथ है वो थे BN राव जी. BN राव ने ड्राफ्ट किया था हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन. और बहुत लोगों को ये पता नहीं. ही इज प्रोबब्ली द ओनली पर्सन टू हैव ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2 countries. ही आल्सो ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्मा. आओ. तो उनको स्पेशल इनविटेशन देके ले जाया गया था वहाँ पे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल होने के बाद. बट बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो किया था, जो एक्सप्लेनेशन, डिफेंस, एलुसिडेशन, जो आर्ग्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उन्होंने पेश किया था, तो दैट इज गोल्ड. So he was pursued as he built it. हाँ, and that is not wrong. The way because he was in the same opinion, he was not different. He was a chairperson of the drafting committee. Draft करके तो दिया गया है. He approved it ना with the committee. And he in the constituent assembly जब final stages में debates हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर was standing up to defend the constitution, to explain. अगर किसी को समझ में कोई नहीं आ रहा है, जैसे किसी ने अमेंडमेंट लाया कि सेक्युलर और सोशलिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए. सर आई विल स्टॉप यू हियर. एक क्वेश्चन के लिए रोकूंगा. आई एम सॉरी. एक बात बताओ. लेट्स सपोज CAG ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट नाउ. अभी CAG ऑफ इंडिया जो है वो CAG करेगा, बट दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय CAG ऑफ इंडिया, दैट इज क्रिएटेड बाय द AG डिपार्टमेंट इन अ होल. हाँ, तो अब वो AG डिपार्टमेंट का पूरा टीम है जो ये सब बना रही है. एक देयर इज अ एंटायर टीम ऑफ AGs एंड देन CAGs अंडर देम एंड देन AGs अंडर देम, जूनियर जो होते हैं वो उनके वो सब. तो हाउ इट कैन बी क्लेम्ड दैट दिस इज एंटायरली बिलोंग्स टू CAG ऑफ इंडिया? अच्छा, एक दो डिफरेंस है इसमें. एक है, अब जब CAG की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट अ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, जो ऑफिस स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे से ऊपर तक ड्राफ्ट बनते बनते, अप्रूव होते होते, रिजेक्ट होते होते फाइनल स्टेज पे आते हैं. इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर पीपल हु वर एक्सट्रीमली क्वालिफाइड. एक डिफरेंस उस ज़माने की पॉलिटिशियंस के साथ आज की ज़माने की पॉलिटिशियंस में जो है कि आप उस टाइम के जितने मेंबर्स देखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के, थे तो सारे कांग्रेस के, बट दे वर वेरी वेल क्वालिफाइड पीपल, वेरी केपेबल पीपल, एंड दे वर in most of them they had the ability to take independent position. चाहे लीडरशिप से कोई प्रेशर आए, but if they felt that something is going wrong here, they had the moral courage to stand up and oppose it. That was my question is why didn't they named as a part of, मतलब जब भी संविधान की बात आती है तो हम ये क्यों कहते हैं कि बाबा राव अम्बेडकर साहब का संविधान, हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि एक पूरी बॉडी थी? हाँ, तो ये तो पॉलिटिकल जुमला है ना. तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का जो रोल था, इट वाज अ स्टेलर रोल. तो ही वाज द सेंट्रल पर्सन हु वाज, because he was capable of doing that. Okay, हाँ. Capable he was a chairperson, that is okay. तो पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जैसा वास्ट जो प्रोसेस है, वो किसी एक
एक आदमी का, एक इंसान का नहीं हो सकता। इट्स अ कंबाइंड प्रोसेस, जहां पे वेयर द फाइनल शेप व्हेन इट केम टू इट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल जो मैं देने जा रहा था कि जब सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म ऐसे चीजें अंदर डालने की बात हो रही थी, सो इट वाज बाबा साहेब अंबेडकर हु स्टूड अप एंड एक्सप्लेन्ड व्हाई दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, व्हाई दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द दैट्स परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट, यस। है ना। तो पर अगर ये सिर्फ पार्टी का चलता तो वो अंदर घुस जाते। बट वी नीडेड बाबा साहेब अम्बेडकर टू explain the process, nitty Moderate it. gritties, not moderate. He was explaining, not moderate. He was not moderating. He was intellectually far superior than that. He was explaining, he was drawing the boundaries. क्योंकि कांग्रेस के एक तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था, बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था, वहां से सजेशंस आ रहा था, तो पूरे देश भर से हाँ, सजेशंस किस आ रहे किस थे। को रखना है कमेटी में, ठीक है। मतलब क्लॉजेस क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, फिर सब कमिटीज बने थे, सब कमिटीज के रिकमेंडेशंस ये सब करके, तो दैट वाज पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कि इतने सब सजेशंस रिकमेंडेशंस जब आ रहे हैं, सबको समेटो, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो जितना वो कर रहे थे, सरदार पटेल भी अपना, ही वॉज हेडिंग वन ऑफ द सब कमिटीज, पंडित नेहरू वॉज हेडिंग ऑफ द वन ऑफ द सब कमिटीज, तो दे वर ऑल्सो पुटिंग देयर रिकमेंडेशंस। कांग्रेस की इंटरनली एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था विच वर गिविंग देयर रिकमेंडेशंस। तो ये सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के पास आता था, ड्राफ्टिंग कमेटी में डिबेट होता था। ड्राफ्टिंग कमेटी का अंदर भी बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत क्या स्टेलर होना रोल था, चाहिए, क्या नहीं क्या होना होना चाहिए। चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है, बिकॉज ही वॉज an intellectual of the first order। तो उनका रोल है, देर इज नो डाउट अबाउट हिज रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बट टू पुट इट, टू गिव इट दैट फ्रेज, दैट टच, कि अब पता नहीं मैं ये बोल रहा हूँ इसके बाद रिएक्शन क्या होगा, मुझे पता नहीं है। सो a thing like a constitution cannot be, it's not a textbook Written by one, written yes. by one person। Yes, yeah, correct. So accepting Baba Saheb Ambedkar's stellar role, his primary role in drawing boundaries, in giving the intellectual basis of the constitutional clauses and everything, the process was a combined process. A lot of very capable, Ananta Shayana Iyengar and others, they were there to contribute. So it is a combined effort of a lot of very capable people। हम पॉलिटिकल एग्जिजेंसी के लिए सबको भूल जाएंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर वही हुआ है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हाँ। पहले तो उसको कांग्रेस ने पोलराइज करके एक जगह ले गए, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब इनको का वोट संविधान। चाहिए, राइट। अभी उसी चीज को देखेंगे आप तो बीजेपी भी सेम ही कर रही है। बिल्कुल। दे आर नॉट इवन इन अ क्लियर स्टेट कि नो, इट्स नॉट बिलोंग्स टू वन, लाइक यू सेड, वन टेक्स्ट बुक। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ It's a कंट्री। combined, It's a combined it's a effort. combined product of very high So many quality brains, intellectuals। so many brains, yes, correct, true. And by the way sir, your last question जो हम पूछ रहे थे, how about your take on Gandhi's bias, कि गांधी जी जो थे वो कितने बायस थे? बिकॉज जब आप बोल रहे हो कि उन्होंने एक तरफ जब मुस्लिमों का कुछ एक हुआ था, जेनोसाइड हुआ, तो वहाँ वो उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया। जब थाना का थाना जला दिया, वहाँ कुछ हुआ तो वो बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो ये हमें हमेशा देखने को मिला है कि जैसे एक बार एक अर्थक्वेक हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तो गांधी जी ने बोला कि इट इज़ गॉड्स पनिशमेंट, कि हमारा पाप इतना बढ़ गया है धरती पे, तो भगवान ने हमें इसके लिए सज़ा दिया है। नो, ही मेंट इट विथ ऑल सीरियसनेस, इट वॉज नॉट अ जोक। मेरा प्रॉब्लम है कि जहाँ सोच ऐसी हो सकती है, देयर इज क्लियरली अ प्रॉब्लम। गांधी वॉज अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, सीरियसली वी बिलीव। तो जैसे ही वॉज एलिमेंट्स ऑफ ग्रेटनेस जैसे था, एलिमेंट्स ऑफ ऑब्सक्यूरेंटिज्म भी बहुत सारे थे। जैसे संत के क्वालिटीज थे, वैसे ही बहुत पेटी मेंटेलिटी भी था, जो हमें देखने को मिलता है व्हेन इट केम टू पॉलिटिकल स्ट्रगल,
or political conflict with Subhash Chandra Bose, the way he reacted, तो वो सारे भी है। तो हमें अगर किसी को भगवान बनाना है फॉर पॉलिटिक्स और फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स, क्योंकि गांधी जी को चाहिए, मतलब बीजेपी को भी गांधी जी चाहिए, कांग्रेस को भी गांधी जी चाहिए, सबको चाहिए। अब तो नोटों पे छाप दिया तो वैसे वो भी चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि जो ये 70-80 साल से जो नैरेटिव बना के जो इमेज क्रिएट किया गया है, उस इमेज की बेनिफिट दोनों को चाहिए। राइट, ट्रू। तो वो इमेज की बेनिफिट तब तक मिलेगा जब तक आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बेस्ड हिस्ट्री को सामने नहीं आने दोगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट बेस्ड हिस्ट्री आपके सामने आएगा, वो नैरेटिव कोलैप्स कर जाएगा। आपके इतने सालों का जो इन्वेस्टमेंट है, उसके जो बेनिफिशियरीज है, जो आपके पॉलिटिकल नेता सारे पूरे सालों साल आपको बोल रहे हैं कि देश के अंदर ये होना चाहिए, देश के अंदर हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, पर जब अपने बच्चों को पढ़ाने की टाइम आता है तो भेज देते हैं बाहर विदेश में। ठीक बात है। जब ट्रीटमेंट कराना होता है तो चले जाते हैं विदेश में। बाहर, हाँ। पर बोलते हैं वोट मांगने के टाइम हमने देश के लिए इतना सब कर दिया, उतना सब कर दिया। तो जो जैसे ये आप अगर बाहर देखोगे यूएस अमेरिका में, ये अनुज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है और जो टॉप लेवल He did. पॉलिटिशियंस है, He did. कि उनके शरीर तो दिल्ली में है, यहाँ भारत के अंदर है, पर उनकी आत्माएं घूम रही है पेरिस और न्यूयॉर्क और लंदन में। तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड, एंड टू सस्टेन दैट मॉडल आपको ये गांधी जी का नैरेटिव मॉडल बबल जो क्रिएट किया गया था इन्वेस्टमेंट के साथ, बट अब पढ़ते दर पढ़ते खुल के सामने आ रही है सर। वो कॉमन लोगों के सामने आ रहा है। बट वो टाइम लगेगा पूरा डिसमेंटल होने में। वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ होल पॉलिटिकल सिस्टम बैकिंग इट। राइट। एक गांधी जी का स्टेटमेंट भी था जहां पर वो बोल रहे थे कि अगर तुम्हें वो मार रहे हैं तो चुपचाप मुंह में बिल्कुल। कपड़ा ठूस लो, वो कर लो, बिल्कुल। तो अपनी गांधी जी का जीप काट लो। ये स्टेटमेंट था विच इज आई फाइंड इट सो रिपग्नेंट इज वेयर ही सेड दैट नो वुमन कैन बी मॉलेस्टेड अगेंस्ट हर विल। तो ही इज indirectly putting the blame on the woman for being tortured. हाँ, कि तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, अगर मर्जी से नहीं हो रहा, तुमने होने दिया। अगर तुम्हारे में प्योरिटी है तो कोई कर ही नहीं पाएगा। तो इस ये जो ऑब्सक्यूरेंटिज्म की जो एलिमेंट्स है, वी हैव टू सेपरेट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। गांधी जी ग्रेट क्यों है? गांधी जी ग्रेट इसलिए है कि एक पूरा जो कांग्रेस का जो एक एलीट स्ट्रक्चर था उसको तोड़ के ही टुक पॉलिटिक्स टू द कॉमन मास, टू द कॉमन पीपल। कांग्रेस को पूरा रीऑर्गेनाइज किया, रीस्ट्रक्चर किया, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया। जो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट था, देश के कोने कोने तक लेके गए। तो ये सारे कोई आसान बात नहीं है। इतना भी अगर आप मान लोगे तो ही इज अ ग्रेट मैन एनीवे। बट दैट ग्रेट मैन, व्हाई दैट? अब पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम ग्रेट को ग्रेटर से ग्रेटेस्ट को ग्रेटेस्टर और ग्रेटेस्टर को ग्रेटेस्टेस्ट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, एक साइड समझ में आता है सर, बट व्हाई दैट ग्रेट मैन डज दैट? ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि कोई भी ह्यूमन पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है। कोई संत तो संत ही है, वो फिर धर्म के रास्ते पे होंगे, वो दुनियादारी में होंगे ही नहीं। अगर आप दुनियादारी में घुस गए तो दुनियादारी, जब भी आप दुनियादारी में हैं, आपकी पर्सनालिटी का ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे शेड्स रहेंगे। यू कैन नॉट एस्केप दैट। पर फिर देश के साथ खिलवाड़ क्यों? जहाँ पे 29/1 की मेजोरिटी आ रही है पटेल साहब के लिए, वहाँ पे आप अपने एक फेवरेट कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आपने पटेल साहब को बोला कि यू स्टेप डाउन। उन्होंने पंडित नेहरू को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था उससे कई साल पहले। हाउ डज इट मैटर? जब इट मैटर्स के उन्होंने वो शुरू ही कर दिया था कि जवाहरलाल नेहरू इज द राइट मैन टू लीड द नेशन, द नेक्स्ट मैन विल सक्सीड मी। यही सवाल है मेरा कि अभी जहाँ पर पटेल साहब को पूरी मेजोरिटी कांग्रेस की मिल रही है और इनको एक वोट मिल रहा है, तो वहाँ पे तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ फैक्टर। तो अगर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अगर फैक्टर होता तो सुभाष चंद्र बोस को 1939 में रिजाइन थोड़ी ना करना पड़ता, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वन अ कॉन्टेस्टेड इलेक्शन। और जो बात लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सबको बात समझ में नहीं आता है क्योंकि उस तरह से देखते नहीं है कि सुभाष बोस वाज द ओनली पॉलिटिशियन हु डिफीटेड गांधी इलेक्टोरली। वाह।
क्योंकि गांधी जी वॉज नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन हिमसेल्फ, बट पट्टाभी सीतारामैया जो कैंडिडेट थे वो गांधी जी का हैंड पिक्ड कैंडिडेट, ही वाज रिप्रेजेंटिंग गांधी जी, ठीक है, काइंड ऑफ, हाँ and ठीक है। he accepted, admitted after the election was lost कि Pattabi's defeat is my defeat. तो when was democratic principle a factor at all? तो यहाँ पे उनको लगा था कि अंग्रेजों के साथ हॉबनॉबिंग करने के लिए, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की तरह डील करने के लिए पंडित नेहरू इज द बेस्ट पर्सन। सरदार पटेल वहाँ फिट नहीं होते हैं। ही डिड दैट विद चर्चिल देन। तो हॉबनॉबिंग करके आ गए, भारत को कॉमनवेल्थ में लेके चले गए, दोस्ती करके आ गए, अपने लोग मरते हैं तो मरते रहे। तो ये हमें देखने को मिला। जैसे मैंने जो दूसरा किताब है 1947 to 57 वाला जो किताब है, वहाँ पे मैंने दिखा है कि पंडित नेहरू एज अ प्राइम मिनिस्टर इज राइटिंग टू एडविन माउंटबैटन। मैं बाकी सब छोड़ देता हूँ, रिलेशंस ये वो, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, बट जस्ट फ्रॉम दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड perspective and the perspective of I mean whether it is acceptable at all. As a prime minister, he is in a letter to Edwina Mountbatten discussing with her about India's defense deals. क्या प्रोक्योर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा फ्रिगेट अवेलेबल है, कौन सा सबमरीन अवेलेबल है, क्या। Now the point is, who is Edwina Mountbatten to have to receive this kind of information from the Prime Minister of India? वाह, अभी के टाइम पे होता देशद्रोह लग जाता। तो ये अगर लिख रहे हैं, ये चिट्ठी मैंने कोट किया है उठा के, आप कोई करके दिखाए अभी मजा। यू कैन नॉट डिनाई दिस डॉक्यूमेंट। नो, इट्स इन हिज पब्लिश्ड वर्क्स। तो अगर एडविना माउंटबैटन को अपने के साथ अपना थॉट्स शेयर कर रहे हैं देश के डिफेंस के बारे में, हु इज एडविना माउंटबैटन to be a beneficiary of this information? Because her husband, Pandit Mountbatten, after going back to England, became the advisor of Pandit Nehru. तो military matters में वो advice दे रहे हैं. So the thing is that in the British establishment, they are privy to India's strategy and thoughts. खोल के सामने रख रहे हैं, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, सेकेंड हैंड उनका जो रिजेक्टेड मटेरियल है वो हम खरीद लेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आज तक ये डिस्कस हुआ ही नहीं है। राइट। एक इमेज बिल्ड किया गया है, सत्यहंस के पुजारी हमें आज़ादी दिलाई और उसके बाद हमारा डेमोक्रेसी बना रहा क्योंकि पंडित जी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। राइट। तो ये नैरेटिव सरकारी इन्वेस्टमेंट में करोड़ों रुपए खर्चा करके ये नैरेटिव चलाते आ रहे हैं। वी वर फ्रीड बाय ब्रिटिशर्स इन 1947, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बट एक्चुअली आइडियोलॉजिकली इट वाज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ पावर। इट वाज ट्रांसफर ऑफ पावर। यू वर अंडर देम ओनली। बिल्कुल। जब वो हो रहा है, जब आपका ट्रांसफर ऑफ पावर की बातें शुरू होने जा रहा है, उससे पहले जब INA ट्रायल्स चल रहा है, तो बोथ सरदार पटेल एंड पंडित नेहरू इज स्पिटिंग फायर कि ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है ये गद्दार है, दे आर कोलैबोरेटर्स। ICS में जो है, हम पावर में जब आएंगे हम इनको ट्रायल पे चढ़ाएंगे, सूली पे चढ़ाएंगे। INA के सोल्जर्स जो ट्रायल में अभी है उनको लेकर हम आजाद भारत की आर्मी बनाएंगे। जैसे ही ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, जिनको सूली पे चढ़ाने की बात हो रही थी वही सारे सबसे ट्रस्टेड दोस्त बन गए और ब्यूरोक्रेसी का फ्रेमवर्क बन गए, और INA के सोल्जर्स को भगा दिया गया कि आप इंडियन आर्मी के आसपास भी नहीं आ सकते, कोर बनना तो छोड़ दीजिए, आसपास भी नहीं आ सकते। गांधी जी ने उनको बोला कि आप तुम लोग हट्टे कट्टे नौजवान हो, गांव में वापस जाओ और खेती बाड़ी करो। वो तो जो सिंपैथाइजर्स थे कांग्रेस के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इनको होमगार्ड की नौकरी दिया गया, पुलिस में लिया गया कुछ लोगों को, ऐसे कितने लोग थे INA के सोल्जर्स थे जिनको खाने को नहीं मिल रहा था, जिनको लोगों के घर में जाके बर्तन मांज के घर साफ करके जिंदगी गुजरना पड़ा, ट्रक चला के किसी भी तरह पैसे कमाए। तो
ऐसे ऐसे तो बर्ताव किया गया इनके साथ। इनको फ्रीडम फाइटर का स्टेटस दिया गया 70s में। इज दैट अ रीजन कि इन्होंने इतने लंबे समय तक नेताजी की भी फाइल्स दबा के रखी? नेताजी का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में चढ़ा जाके 1978 में, जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना मोरारजी देसाई का। आजादी के 30 साल बाद नेताजी का फोटो लगता है पार्लियामेंट में। तो कैसा इनका प्यार था नेताजी के प्रति कि 30 साल लग गए। तब तक तो नेहरू को भारत रत्न भी मिल चुका था, वो तो खुद को ही तो दे दिया था। तो खुद जीते को जी भारत खुद को दे रत्न, जाते हैं। और जो एक्चुअल भारत रत्न थे उनको उनका फोटो तक भी नहीं। ये सर इनका मेरे ख्याल से ना, दिस हैज़ बीन अ फैमिली डिजीज टू कांग्रेस, माय पर्सनल बिलीफ, आई डोंट से इट पॉलिटिकली, बट आप देखें इसको कि खुद को सारे के सारे, आप जीते जी खुद को कैसे भारत रत्न दे सकते हो? आप खुद को फील करते हो कि आई एम अ रत्न? भारत रत्न इज, आई मीन, जस्ट अ वेरी माइनर एग्जांपल। इट्स द होल थिंग वाज अ प्रॉब्लम ऑफ मेगालोमैनिया, दैट इट्स, ये मेरी जमींदारी है। तो हाँ ये हिंदुस्तान मेरा गार्डन हाउस है। हाँ, ये इंदिरा जो इज एटीट्यूड इंडिया, है, इंडिया इज इंदिरा। हाँ, तो ये एटीट्यूड चलता आ रहा है अभी भी। अगर आप देखोगे जो कैजुअल जो एटीट्यूड है, जो संसद भवन के अंदर जब प्रोसीडिंग्स चल रहा है, बात करने का जो तरीका है, किसी ऑपोजिशन का जो पावर में है, ऐसे एक मिनिस्टर को अपना पार्टी छोड़ के गए करके अब सबके सामने गद्दार बोल देना, माय ट्रेटर फ्रेंड बोलना, ऐसे बोलना, ये दिस वे ऑफ रिडिक्यूलिंग एवरीथिंग, एवरी इंस्टीट्यूशन, फाड़ देना। कैबिनेट ने एक बिल अप्रूव किया जी है, जी प्रेस जी जी, कॉन्फ्रेंस में आके उसको that फाड़ है, के हवा में हवा फेंक में देना। हाँ। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड, मेंटालिटी डज दिस टॉक अबाउट? तो ये चलता आ रहा है ये। बट दैट नीड मेंटल बैलेंस, दे डोंट हैव इट। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही गांधी जी को पकड़ के बैठे हैं। तो ये भी कह रहे हैं बापू हमारे हैं, और ये कह रहे हैं बापू हमारे हैं। तो कौन बापू किसका ज्यादा है, अभी कॉन्टेस्ट उस बात की है। कुछ ये तो बापू कॉन्टेस्ट के जब पैर खत्म पकड़ नहीं के होगा, रो रहे हैं कुछ तो। जब तक ये कॉन्टेस्ट खत्म नहीं होगा, तब तक हम प्रॉपर सीधी तरीके से हिस्ट्री नहीं बता पाएंगे। सही बात है, ठीक बात है सर। इसमें कांग्रेस का तो ये चला आया जो आपने बताया ना कि पोलराइजेशन एंड उसको फ़ायदा लेना कि हम जमींदार हैं अभी देश के, ये चला आया। जब इंदिरा गांधी ने उसको इमरजेंसी इम्पोज करा, या फिर संजय गांधी को देख लीजिए जिन्होंने मास में नसबंदी कराई देश भर में पकड़ पकड़ के, इरिस्पेक्टिव ऑफ यू वांट इट और नॉट। तो उन्होंने जब नसबंदी कराई, देश की कॉलोनियों पे बुलडोजर चलवा दिए, आप देखें। तो ये सारा तो चला आ रहा है, इनका फैमिली के हिसाब से चला आ रहा है पूरे पूरे टाइम। सिर्फ फैमिली नहीं, ये पॉलिटिक उनका पार्टी का कल्चर ही था। ये उनका पार्टी का कल्चर ही था। आप अगर बंगाल में जाओगे, जैसे बंगाल में जो सरकार चला 1972 से 1977 तक, जो एक्सेसेस उस सरकार ने किया था, वो तो सरकार, इनके फैमिली का कोई नहीं चला रहा था। फैमिली, ही वॉज क्लोज टू द फैमिली, बट बात वही है, इट्स द कल्चर दैट द पार्टी इनकलकेटेड। ऐसे जो भी पावर में आएंगे, जो पावर सेंटर्स होंगे, उनके पास कितना अनलिमिटेड पावर होगा टू अब्यूज द सिस्टम। और ऐसे छोटे 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 चीज़ों में आपको हर जगह में घुस के अगर आप देखोगे, इट्स कॉन्स्टेंटली अब्यूजिंग द सिस्टम अंदर से। सब कुछ शायद बाहर आपको दिखेगा नहीं, पर अगर आप बात करोगे लोगों से, कहीं पे कुछ आपको दिख जाएगा, कहीं पे जो नहीं दिखेगा किसी और से पता चलेगा। बट दिस पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अब्यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, ये जो शुरू किया था, यही आज तक चल रहा है। क्योंकि ये कल्चर ऐसा है कि वंस यू नो हाउ टू एक्सप्लॉयट द सिस्टम, हाउ टू अब्यूज द सिस्टम एंड येट रिमेन अनपनिश्ड, वो अगर आपको उस आर्ट अगर आपने अपने सीख लिया, देन यू आर द किंग। We were RSS on RSS. We were on RSS. So why RSS could not intervene? Let's suppose एक हम ये सॉफ्टली मान के चलते हैं कि बीजेपी या जनसंघ की पूरी एक बैकबोन रही है RSS, तो RSS बीजेपी को स्टैब्लिश बंगाल में क्यों नहीं कर पाई? दैट इज एन एनिग्मा, दैट इज एन एनिग्मा, बिकॉज बंगाल वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोविंसेस जहाँ पे शाखा बनाने की प्रयास किया गया। और डॉक्टर हेडगेवर ने जिनको भेजा, 2 लोगों की टीम भेजा बंगाल में शाखा बनाने के लिए, उनमें से एक थे हेडगेवर, गोलवलकर जी।
क्योंकि गोलवलकर जी संन्यास लेके जब चले गए थे बीच में, बंगाल में गए थे रामकृष्ण मिशन में, स्वामी अखंडानंद के पास जाके दीक्षा लिया था और फिर वापस आए। पर बाद में 39 में जब गए तो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस दैट दे वर सेंट टू सेट अप द संघ। और तब तक ये प्रयास जारी रहा और एक स्ट्रॉन्ग करंट था, क्योंकि सावरकर भी कई बार उस टाइम पे कलकत्ता और बंगाल में आए और उनको बहुत तगड़ा वेलकम मिला, वहाँ पे सपोर्ट मिला। बट वो कलकत्ता के आसपास था, इट कुड नॉट स्प्रेड बियॉन्ड कोलकाता। बियॉन्ड कोलकाता जो वो हो रहा था, वो जो ग्राउंड वर्क बनाने की ज़रूरत थी, जो संगठन बनाने की ज़रूरत थी, उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिंदा होना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मौत हो गई, द होल एफर्ट कोलैप्स्ड। बंगाल से उनके स्टेचर का लीडर और कोई नहीं आया, बिकॉज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टेचर उस टाइम पे जो था, ही वॉज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और वो जिंदा होते और कुछ साल तो बंगाल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होता। बट बंगाल में ऑलरेडी लेफ्ट पॉलिटिकल जो मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने अपना एक स्ट्रांग बेस बना लिया था। कांग्रेस तो स्ट्रांग था ही, लेफ्ट भी इट वाज ग्रोइंग इन स्ट्रेंथ। तो वहाँ पे अगर कोई राइट विंग को, मतलब द हिंदुत्व ग्रुप को, पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथ अगर कोई दे सकते थे, लीड अगर कोई दे सकते थे, इट वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि उनके बाद ऐसा लीडर कोई आया नहीं बंगाल में। तो वो वैक्यूम क्रिएट हो गया। इट वाज अ बिग सेटबैक। और नैरेटिव, वो नैरेटिव कभी किसी ने बना नहीं पाया वहाँ पे, तो बात वहीं पर रुक गई। सो माय अनदर क्वेश्चन इज लाइक, कहते हैं कि जनसंघ ने जब ये इसमें पार्टिसिपेट किया, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, तो कहते हैं इट वाज, तब तो बीजेपी हो गया था, जनसंघ नहीं था। हाँ बीजेपी हो गया था, बट बैक्ड बाय आरएसएस। तो आरएसएस का इसमें इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। कहते हैं कि वो लोग गए थे विदाउट प्लान, अनप्लान्ड, बट जब बाद में उसकी वो आते हैं सामने वीडियोस आते हैं, तो उसमें दिखता है कि सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वगैरह लेकर गए थे, औजार हथियार सब कुछ लेकर गए थे। जितने लोग वहाँ थे, दे वर नॉट ओनली आरएसएस, इट वाज नॉट ओनली आरएसएस, दे वर पीपल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग किस्म के लोग थे। एंड आई थिंक इसको तो बहुत जितना बारीकी से छानबीन हो सकता है हो चुका है। अच्छा, इससे ज़्यादा मतलब और कितना इंक्वायरी वो होगा नहीं होगा, ऐसा ये भी है कि राइट विंग से जो रिस्पॉन्स आता है, इट इज़ कंफ्यूजिंग, इट इज़ नॉट फुल्ली ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट फुल्ली ऑनेस्ट, कि खुल के नहीं बोल सकते कि हम ये चाहते थे, और अंदर ही अंदर बात चलते रहते हैं, दैट वेयर दे जस्टिफाई एंड डिफेंड इट। तो दे हैव लाइक मेनी अदर कंट्रोवर्शियल एंड सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज इन आवर कंट्री। इसमें एक मतलब एम्बीवैलेंस देखा जाता है। यू कैन क्लियरली सी कि ना इधर का बोल रहा है ना उधर का बोल रहा है, कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले रहा है। जब जिसकी ज़रूरत हो उस पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रेशर डाल के उस पर हाईलाइट कर रहे हैं। बट अगर ऑनेस्टली बोले तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट जो होगा, प्रोबेबली दे डोंट लाइक द इम्पैक्ट। तो और फुल ऑनेस्टी के साथ तो ऐसे जो बोले हैं वो पीछे चले गए। पर 1.5 लाख लोग एक साथ, 1.5 लाख लोगों की मॉब एक साथ, और सारे के सारे हाथ में हथियार, ये इतना स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है? 1.5 लाख लोग तो सारे आरएसएस के नहीं हो सकते ना। जैसे मैंने बोला था, इट वाज अ मिक्स, इट्स अ मिक्स्ड दे से एज अ कार सेवक, कार सेवक तो मिक्स्ड वो है, सारे ही सारे तो कार सेवक थे ऐसा भी नहीं। तो इट वाज अ मिक्स्ड क्राउड, देश भर से लोग आए थे, सारे संघ के सदस्य थे ऐसा नहीं है। दे हैड डिफरेंट इमोशंस। किसी का बहुत तगड़ा वो था कि रैबिड, एक वो था कि इसको तोड़ना ही है, तोड़ना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग थे कि तोड़ो मत। तो जैसे एनी मूवमेंट जैसे फ्रीडम मूवमेंट में अगर आप देखोगे तो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो बोल रहे हैं अभी चलो हम वेपन्स उठाते हैं, अंग्रेज को भगाते हैं। नरमपंथी जो है वो दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि रुक जाओ, बात करते हैं, आराम से करेंगे,
तो एनी मूवमेंट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रीम्स. अब जो आप बोल रहे हो, द क्वेश्चन विच शुड बी इन्वेस्टिगेटेड इन दैट केस इज वेदर द संघ टुक अ डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन को तो इसका हम नीचे लाके ही छोड़ेंगे. ऐसा तो कुछ डिसीजन मिला नहीं कभी. तो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कुछ था नहीं. अब हीट ऑफ द मोमेंट में वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन एंड सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन. क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो है, तो बहुत सारे हैं. एंड मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को मतलब वो भी नहीं कर रहा हूँ, छोड़ भी नहीं रहा हूँ कि people had a responsibility, leaders who were there had a responsibility, but then if you actually believe that the act was justified, say so. ऐसा नहीं हो सकता कि that you believe it was justified and then for political correctness you say नहीं नहीं ऐसा तो ठीक नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा. अच्छा, आरएसएस खुद को ना कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, ठीक है ना, बट आप देखो समवेयर एक भी आप पुराने से उठा लीजिए, आडवाणी साहब से लेकर के, अटल जी से लेकर के, मोदी जी ले लीजिए, अमित शाह ले लीजिए, जितने हैं सब आरएसएस से ही निकले हैं, आरएसएस के ही प्रचारक रहे हैं. ऐसा कैसे? क्योंकि भारतीय जनसंघ जो बना था, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बने, वो इनिशिएटिव किसका था? इनिशिएटिव तो था वन पार्ट ऑफ द आरएसएस जो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे. गोलवालकर जी ने ये बोल दिया कि आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, क्योंकि आरएसएस का फोकस अलग है. एक विंग बन गई. तो जिनको या पॉलिटिक्स में जाना है वो जाके ग्राउंड पे पॉलिटिक्स पे काम करे. दैट डिमार्केशन वाज वेरी क्लियर. तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसमें. तो उनका ट्रेनिंग, कल्चर, थॉट प्रोसेस सारे शाखाओं में मिला हुआ है. तो उसमें तो लिंक का तो जनता पार्टी या जनसंघ किसी का भी आप सोचे, आरएसएस के साथ जो लिंक है वो लिंक तो आप डिनाई नहीं कर सकते. लिंक तो क्लियर है, फाउंडेशन तो क्लियर है. तो उसमें इतना ताजुब की बात क्यों है कि ये आरएसएस के साथ है? तो आरएसएस से ही आए हैं. बट एज ऑफ नाउ दे से दैट द पॉइंट इज, द क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क इज कि जनता पार्टी या जनसंघ क्या सिर्फ संघ के लोगों से परिचालित है, या हैज इट एक्सपेंडेड टू ब्रिंग इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स ऑल्सो? दैट इज व्हाट आई वाज पॉइंटिंग आउट कि इसमें जो है अभी बीजेपी कहती है कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, आरएसएस की ज़रूरत नहीं है. आप लास्ट चुनाव में देखेंगे वो बोले थे, आई डोंट थिंक दे से इट एनी मोर. आफ्टर अयोध्या दे लॉस्ट अयोध्या ऑल्सो. उसमें उन्होंने बोला कि हमें वो बोलने का जो नतीजा मिला, नतीजा देखने को जो मिला, आई डोंट थिंक दे विल रिपीट दैट एवर. और उधर आरएसएस के बिना इनसे चुनाव नहीं लड़ा जाता है. अगर आप देखें कि एनीवेज बीजेपी का बैकबोन तो आरएसएस है ही. हाँ, मतलब बहुत डिप्लोमेटिकली जैसे आरएसएस के नेता लोग बोलते हैं कि हम सबके लिए अवेलेबल है, जो भी देश के लिए काम करना चाहते हैं हमें अगर अप्रोच करेंगे तो हम सहायता करेंगे. तो ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर है. हो सकता है कि ऐसा है कि डिफरेंट पार्टीज़ को ऑन एजेंडा बेसिस, ऑन इशू बेसिस करते होंगे. उससे अब मुझे कोई लेना देना नहीं था, एंड इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई इन डेप्थ रिसर्च. बट जहाँ तक बीजेपी और संघ का जो लिंक है, वो लिंक तो अनडिनाएबल है, और वो लिंक और भी स्ट्रेंथन्ड हुआ है. जैसे कि जो लोग आरएसएस बैकग्राउंड से आए हुए हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट्स भी मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स भी ज़्यादा मिले हैं. सो दे आर इन गुड हाई पोजीशंस, इन इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस. तो ये तो देखने को मिल रहा है. द थिंग विच वी नोटेड जब से बीजेपी बिकेम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी मेकिंग प्रोग्रेस धीरे धीरे, जैसे जहाँ तक वाजपेयी जी का जब टाइम आया प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो वी सॉ दैट different thought processes similar, they have a common ground, but from different sources people were part of the BJP. It was not only people जहाँ जिनका members सिर्फ आरएसएस से आए हो, जिनका मिनिस्टर्स सिर्फ आरएसएस से आए हो, बल्कि वाजपेयी जी का जो सरकार था सबसे ज़्यादा अपोजिशन उनको फेस करना पड़ा था आरएसएस से. आरएसएस के जो मास ऑर्गेनाइजेशंस थे, स्वदेशी जागरण मंच वगैरह जो थे, they fought Vajpayee's policies tooth and nail to open up the economy,
लिबरलाइजेशन, इंश्योरेंस को खोल देना, बैंकिंग को सेक्टर को खोल देना, तो ये सारे जो पॉलिसीज थे आरएसएस ऑपोजिट, हाँ, वो फेवर में नहीं थे नहीं RSS। बिल्कुल नहीं थे। तो अगर बीजेपी कंप्लीटली आरएसएस से ही ड्रिवन है तो ये तो वाजपेयी जी कभी करते ही नहीं। तभी नड्डा साहब ने भी बोल दिया कि हमें RSS की जरूरत नहीं है। नड्डा साहब के बोलने का कॉन्टेक्स्ट और वो रीजन कुछ और था, क्योंकि दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट इवन अयोध्या राम मंदिर से पहले भागवत जी ने मिलने के लिए बोला तो उन्होंने मिलने का रिफ्यूज कर दिया था। अब वो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट द थिंग, ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यस ऑब्वियसली देयर इज टसल विच आई थिंक मोदी जी मेड अप quite a bit by going to the headquarters and doing the meetings and speaking there. तो ये तो काफ़ी चलता रहेगा। दिस इज अ पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड इट विल गो अप एंड डाउन, ये तो चलता रहेगा। बट आइडियोलॉजिकली देर इज अ सिमिलरिटी ऑफ कोर्स। ओके, सो वी विल कंक्लूड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ RSS कि RSS की हमारे एंटायर इकोसिस्टम में या इंडिया में हम कह लें क्या इम्पोर्टेंस रही। आपने लिखी है ये किताब 100 साल के ऊपर में, इसमें टोटल इसमें ऑल इन ऑल कि इसमें इम्पोर्टेंस कितनी रही आज की डेट में? क्या हम RSS की वजह से यूनाइट फील करते हैं, एक फील करते हैं? देखिए, एक होता है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, एक सोसाइटी में हर आइडियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंस होता है। आप शायद कम्युनिज्म पसंद नहीं करते होंगे, आप शायद सोशलिज्म पसंद नहीं करते होंगे, बट उनका जो बेसिक टेनेट है इकोनॉमिक इक्वालिटी, उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि समाज में इकोनॉमिक इक्वालिटी, सबके इक्वल पावर होना चाहिए, एवरीबडी शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। तो अगर आप बीजेपी को भी देखेंगे, बीजेपी इज अ सोशलिस्ट पार्टी। हर जगह पे जहाँ पे इतने सारे पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चलता हो, किसी भी सरकार में, सेंटर में हो या स्टेट में हो, तो अगर कोई कैपिटलिस्ट पार्टी होता है या कोई पार्टी होता है जो कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल पे काम करते हैं सिर्फ, उनको तो ये सर करना ही नहीं चाहिए। बट और यही जो काम जो जनता पार्टी करता आ रहा था, जो लेफ्टिस्ट पार्टीज करते आए हैं, वही बीजेपी रिपीट कर रहा है इकोनॉमिक सेक्टर में। तो समवेयर देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ थॉट देयर। आरएसएस का इंपॉर्टेंस जो है, इट इज इंपॉर्टेंट in the civilizational space, Okay. in the space of disseminating or raising the awareness in civilizational sense. आप अगर पिछले यूपीए गवर्नमेंट को देखेंगे, मनमोहन सिंह की सरकार को देखेंगे, where was the focus? The focus on raising the economic capability of the deprived section of the society. इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा वो था, फार्मर्स लोन को वेव कर देना, राइट टू फूड एक्ट ले आना, राइट टू एजुकेशन ले आना, तो इस तरह का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको ले आना। एक तो सब कुछ सर महात्मा गांधी के नाम पे, तो वो तो क्यों ना करे, राजीव गांधी, महात्मा क्यों ना गांधी, करे, इंदिरा गांधी, क्यों ना करे। तो वो उन्होंने महात्मा गांधी का किया था तो इन्होंने चालू रखा। महात्मा गांधी का नाम जैसे ही हटा दिया तो बंगाल में तृणमूल को प्रॉब्लम हो गया, बोला कि ये बंगाल का इंसल्ट है। अब कोई स्कीम से, सेंट्रल स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटा देना बंगाल का इंसल्ट कैसे है, कोई समझाए। क्योंकि ना वो बंगाली थे, ना बंगाल ने उनको महात्मा टाइटल दिया था, तो कैसे इंसल्ट हो गया वो। बट द होल गेम यू विल सी इज अबाउट अप्रोप्रिएटिंग महात्मा गांधी, कि हम गांधीवादी है, हम गांधी भक्त है और सबसे बड़े हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज आरएसएस का कंट्रीब्यूशन जो हुआ है अभी, बीजेपी कमिंग टू पावर, नरेंद्र मोदी कमिंग टू पावर, पीपल स्टिल कीपिंग कांग्रेस एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, not even touching them with a barge pole. The communists going down in electoral power. ये coincide हुआ है with the rise of civilizational consciousness. तो जो इकोनॉमिक फोकस था अभी तक, वाजपेयी जी के टाइम पे फोकस क्या था? इम्प्रूविंग
ग्रोथ, कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज। फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, सिस्टमिक कैपेबिलिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी को कांग्रेस यूपीए ने कंटिन्यू किया एंड देन दे पुट दैट एम्फोसिस ऑन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स हुए, पॉलिसी गलत हुए, चोरी हुए, करप्शन हुए, बाकी बहुत कुछ है, घोटाले तो थिंग्स वोटाले, गो हाँ, ठीक है। रॉन्ग, बट मैं सिर्फ फोकस की बात कर रहा हूँ। तो ये फोकस जो चेंज हो गया, and I think it was a very big contributory factor to BJP coming to power in 2014, the shift to civilizational debate in politics. So it's because of RSS, you say? I'm not saying it is because of RSS only, क्योंकि सिविलाइजेशनल डिबेट में जो इंडिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, सारे लोग आरएसएस के साथ जुड़े हुए नहीं है, बट ये आरएसएस का जो शुरू हुआ था, इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डिबेट, टू द प्रोसेस, टू द स्ट्रेंथ ऑफ द डिबेट, डेफिनेटली इट हैज। आई मीन, आप नहीं बोल सकते कि अगर आप आज हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से हो रहा है, नहीं, बट दैट आइडियोलॉजी विच दे प्रोपागेटेड फॉर सो लॉन्ग, ऑब्वियसली दे हैव हैड अ रोल, दे हैव हैड एन इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस। तो वहां पे आरएसएस को हम अनदेखा नहीं कर सकते ना, आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन किया है ये। So with that being said, how long you see that RSS will be relevant? I will not answer that question. I am not an astrologer. It will be the parties, principles, ideologies come and go. Okay. सो आज कम्युनिज्म का वो नहीं है, कम्युनिज्म हैज गॉन आउट ऑफ फैशन। अटल जी की बात याद आ गई, देश बना रहना चाहिए, देश बने रहने चाहिए, देश बना रहना पार्टी पार्टीज आते जाते रहेंगे, आइडियोलॉजीज आते जाते रहेंगे, देश बना रहना चाहिए। बिकॉज एज आई लाइक सेइंग फॉर माई सेल्फ, व्हेन आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, जब लोग मुझे बोलते हैं या तो आई बिलोंग टू द राइट विंग, आई बिलोंग टू बीजेपी और RSS, एंड अदर्स accuse me of belonging to either communist party or Trinamool Congress and all. So different people accuse me of belonging to different parties or camps. जो मुझे खुद पता नहीं कि मैं इतना, You told back camera also. मैं इतना बिखरा हुआ हूँ, मुझे भी पता नहीं था। They are confused कि आपको गाली देनी है कि तारीफ करनी है। So I am open to all abuses time के हिसाब से, but what I say is my allegiance is to my country and its people. My allegiance is not to any ideology or any political party. And that is what I have learned from Netaji Subhash Chandra Bose. Sir, what is your take on that thing we were talking about कि हर चीज़ को अपना नाम दे देना? भाई जिस चीज़ में आपका कुछ रोल ही नहीं है, आप खेल रत्न अवार्ड आपके नाम पे दे दिया, राजीव गांधी अब वो कल्चर शुरू करके गए हैं, अब कंटिन्यू भी तो हो रहा है। बीजेपी ने बंद कर दिया है? नहीं किया है ना, इन्होंने भी रखा है। हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक बना दिया है किसी ने, तो बना दिया है, ठीक है, एक्सेप्शन, ठीक है, चलिए, उतना तो बनता है, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनके नाम पे एक स्टेडियम बन गया, ठीक है। हम 2000 स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं, बट एब्सर्डिटी दूसरी तरफ देखिए, एयरलाइंस पे ब्रांडिंग किसकी हो रही है, किसकी फोटो जा रहे हैं, जा रही है महात्मा गांधी की, हु हेटेड एयरलाइंस, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एलोपैथी जहाँ पे सर्जरी वगैरह हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस किसके नाम पे बन रहा है, महात्मा गांधी, जो नेचुरोपैथी छोड़ के कभी बाहर नहीं निकले, जब कस्तूरबा गांधी वाज डाइंग, शी वाज नॉट अलाउड एक्सेस टू द एलोपैथिक मेडिसिन। आप किसी को भी कहीं पे भी डालते रहोगे, आप चेंज ये हुआ है कि आपके पहले जो अपने पसंद के पॉलिटिशियंस होते थे उनके नाम पे बनता था, अब इनके पसंद के जो है उनके नाम पे बन रहा है। चेंज अगर एक जगह पे हुआ है, विच इज़ अ वेरी बिग चेंज, बहुत कुछ अच्छा किया है इस बीजेपी सरकार ने, इट हैज़ चेंज्ड फंडामेंटली अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई बिलीव दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन इंडियाज डेवलपमेंट। बट ये जो फेवर्स हैं, नाम वगैरह, अवार्ड्स, ये सब जो होता था पहले, जो अपना सिर्फ कोटेरी में जो है, जो सपोर्टर्स है उनको मिलता था, now that recognition is given to common people all across the country. Yes. तो उनको जो सम्मान मिल रहा है, I see someone walking without very big slippers, thing. right? That is a very big thing. That is a fundamental shift. True. वो प्रिविलेज, एंटाइटलमेंट, इसका जो कल्चर था, ये बीजेपी ने, इस बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने काफ़ी हद तक उसको कट डाउन किया है, काफ़ी हद तक। Amazing. So it was very nice talking to you on a whole. It's not only RSS perspective. RSS तो चलो एक चीज़ है,
हमने काफ़ी चीज़ों पे बात की और बड़ा अनबायस सा आपका पर्सपेक्टिव रहा चीज़ों को लेकर के। बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई फैक्टफुली बात करता है और आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी रहता है कि भाई कम एंड काउंटर मी इफ़ आई एम रॉन्ग। Absolutely. So this is how it should be. It should be, yes, So of thank you course. so much for your Thank time you. to us. Thank you Thank you so very much, much. sir. Thank you.